हेलो स्टूडेंट्स। हाय बच्चों, कैसे हो? मजा आ रहा है? हंसो मत, आज मैं बड़ा रंगीन लग रहा हूं। है लाल देह लाली लसैर उधर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपशूर। गुड इवनिंग, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? तो आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का एक सुपर क्वेश्चन जोन इंपॉर्टेंट लवली कंसेप्ट पढ़ने चल रहे हैं। और ये आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि भाई बोर्ड का एग्जाम हो, नीट का हो या आईआईटी का एग्जाम हो, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं और उम्मीद है कि पूछे जाते रहेंगे। यहां हम जो लोग पढ़ेंगे वो हमें क्या इंफॉर्मेशन, क्या नॉलेज देगा, वो हमें बताएगा कि किसी रिएक्शन की रेट, या हम ऐसे कह दें कि रेट कांस्टेंट, क्योंकि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट कांस्टेंट के होता है, ये हम सभी जानते हैं। के बढ़ता है तो रेट बढ़ती है, के डिक्रीज करेगा तो रेट कम हो जाएगी। तो जो रेट कांस्टेंट है वो आपको बताया था हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन पढ़ाते समय कि केवल और केवल किस फैक्टर के साथ के की वैल्यू चेंज होती है भाई? किसके साथ चेंज होती है? टेम्परेचर के साथ। बाकी कुछ भी चेंज कर दे, रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, तो हम आज ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज द डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट ऑन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर चेंज करने पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैसे चेंज होती है। तो ये भी आपको बता दें, फिलहाल खुशी होगी बताते हुए कि टेम्परेचर बढ़ने पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है, रिएक्शन की रेट बढ़ती है। मोस्टली ऐसा ही होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस हैं। आप जानते हैं कि केमिस्ट्री इंफॉर्मेशंस की सब्जेक्ट है, यहां पर कोई ऐसा कॉर्नर नहीं है शायद जहां एक्सेप्शन ना हो। तो इसके भी एक्सेप्शनल केस हैं, लेकिन उस पर हमें ज्यादा फोकस होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा देंगे हम इसमें आगे जब पढ़ेंगे, लेकिन मोस्टली आपको जो पढ़ना है, जब पूछा जाए, कुछ ना कहा जाए, तो हमेशा आपको यही सोच लेकर चलनी है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्या क्या शुरू करना है भाई? हमें यह पढ़ना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन कहो या रेट कांस्टेंट कहो। ठीक है, तो हेडिंग लगा लेते हैं भाई। क्या? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसे कह दो भाई, या फिर ऑन के बाद यहां पर आप ऐसे कह दो। ठीक है ना, रेट कांस्टेंट। बात समझ गए? रेट कांस्टेंट को कैसे लिखते थे, याद आया ना भाई? ठीक है, तो शुरू किया जाए, लेकिन याद कर लो, माई सेल्फ इज के शुक्ला, और ये क्या है? आपका बेहतरीन, खूबसूरत, एवरग्रीन, सदाबहार यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद के शुक्ला। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें भाई। और हमने आपसे कहा है, फिर याद दिला दें कि लिंक भेजने का सिलसिला अब हम खत्म कर रहे हैं। हमें थोड़ा रिलैक्स होने दें, हम आपके लिए और कुछ बेहतर करेंगे। आप सब्सक्राइब कर लें, खुद को लिंक के भरोसे ना रहें, ठीक है, जिससे रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो बेटा जी देखिए, इसका सेंट्रल आइडिया हमने आपको बता दिया। अब हम ये देख लेते हैं कि टेम्परेचर पर का जो इफेक्ट है रेट कांस्टेंट पर, जो वो चेंज होता है, इसको हम दो फैक्टर्स में पढ़ लेते हैं, दो तरीके से पढ़ लेते हैं, या यूं कहा जाए दो पार्ट में पढ़ लेते हैं। एक पार्ट है जो हमें एक्यूरेट, ठीक है, एग्जैक्ट रिजल्ट देता है, जिसे हम ऐसे कह दें कि एक्यूरेट मेथड या एक्यूरेट फैक्टर कह दें। और दूसरा होता है अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट फैक्टर, ठीक है, या अप्रॉक्सीमेट मेथड कह दें। समझ पाए ना भाई? क्लियर? एक्यूरेट मेथड में हम क्या पढ़ते हैं? यहां पर हम अर्हेनियस इक्वेशन की मदद से
ये जानने की कोशिश करते हैं कि टेम्परेचर के साथ रेट कांस्टेंट का क्या रिलेशन है, क्या वेरिएशन है, और अप्रॉक्सीमेट मेथड में हम जिस फैक्टर से ये चीज पढ़ते हैं उसे टेम्परेचर कॉफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? टेम्परेचर कॉफिशिएंट, डिनोटेड बाय म्यू। ठीक है, एमयू से लिखते हैं ना भाई, म्यू। ये समझ रहे होंगे कि साइंस में लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड्स ज्यादा यूज किए जाते हैं। खैर, पहले हम यहां पर लेते हैं एक्यूरेट मेथड, अर्हेनियस मेथड। क्लियर हुई बात? तो अर्हेनियस इक्वेशन ये शुरू करने से पहले आपको हम थोड़ा फ्लैश बैक में ले चलते हैं, और वहां पर आप देखिए 11th में गैसियस स्टेट में भी ये चीज पढ़ी थी, और आपको हम याद दिलाएं एक ग्राफिकल रिलेशन लेकर के। देखो भाई, यहां पर हमने ले लिया काइनेटिक एनर्जी एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर ले लिया है मैंने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हम ले रहे हैं उनके फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये समझ लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखो बेटा, मैक्सवेल का वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपने पढ़ा था गैसियस स्टेट में 11th में, वही वाला ग्राफिकल रिलेशन हम यहां पर ले रहे हैं आपको अपनी बात समझाने के लिए। ये हमने लिया बेटा टेम्परेचर T1 पर। अब जरा देखिए, यहां पर हम आपको बताना क्या चाहते हैं, ये काइनेटिक एनर्जी है। आपने यहां पर पढ़ा है, देखिए गैसियस स्टेट में, और हमने कॉलिजन थ्योरी के कंसेप्ट में वीडियो में भी बताया है कि अगर हम सेम टेम्परेचर पर, मान लीजिए हम किसी मैटर के 100 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, मान लो 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो टेम्परेचर सबके लिए सेम है, अवेलेबल एनर्जी सबके लिए सेम है, फिर भी इन ऑल 100 पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते रहते हैं, गले मिलते रहते हैं। गले लग जा, तो भाई जब गले लगेंगे तो क्या होगा? ये एनर्जी ट्रांसफर होती है, हायर एनर्जी पार्टिकल से लोअर एनर्जी पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर होती है, जिससे इस सिस्टम की नेट काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट, लेकिन जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, एक अभी जो पार्टिकल हायर एनर्जी में है, अगले पल वो किसी से टकराएगा तो उसकी एनर्जी दूसरे को ट्रांसफर होगी, इसकी एनर्जी कम हो सकती है, दूसरे की बढ़ सकती है, यानी यहां पर कुछ भी निश्चित नहीं है। समझ पाए? तो पार्टिकल की एनर्जी डिफरेंट होगी, लेकिन total energy of system kinetic energy will remain constant at given temperature। T यहां पर ले लिया T1 कांस्टेंट है। तो आप देखिए भाई, जैसे जैसे हम इधर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। समझ पाए? ये जो अंडर कर्व एरिया है, अंडर कर्व एरिया, ये टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट जो हमने लिया है उसको रिप्रेजेंट्स करता है। ठीक है, अब यहां पर हम ये मान लेते हैं भाई कि हमारे पास यहां पर एक कोई वैल्यू हम एज्यूम कर लें कि ये वो काइनेटिक एनर्जी वैल्यू है, ठीक है, कि जिन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इस वैल्यू के इक्वल है। समझ पाए ना भाई? इस वैल्यू के इक्वल है या इससे ग्रेटर है, वही इफेक्टिव कॉलिजन कर सकते हैं। यहां समझाने के लिए हमने एज्यूम कर लिया। अब अलग अलग रिएक्शन के केस में एनर्जी बैरियर अलग अलग होगा, तो फिर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी अलग अलग होगी। समझ पा रहे हैं ना? तो हम यहां पर ये कंसीडर कर लेते हैं कि मान लो भाई ये 50 जूल है, ऐसे समझाने के लिए ले लिया कि जिन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी एट दिस टेम्परेचर 50 जूल या 50 जूल से ज्यादा होगी, ये एज्यूम्ड वैल्यू है समझाने के लिए, वही मॉलिक्यूल इफेक्टिव कॉलिजन करेंगे। ठीक है, वही प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो मान लो भाई, ठीक है, ये समझ गए ना, ये अंडर कर्व एरिया जो ये पार्ट है ना, ठीक है, ये किस मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्लियर? इफेक्टिव मॉलिक्यूल जो इफेक्टिव कॉलिजन करेंगे। और इधर जितने मॉलिक्यूल्स हैं ना,
इनमें एनर्जी तो है, काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन इतनी नहीं है कि ये इफेक्टिव कॉलिजन कर पाए। हमने कॉलिजन थ्योरी का वीडियो आपने देखा होगा, तो उसमें बताया था कि मेजॉरिटी ऐसे मॉलिक्यूल्स की होती है जो इफेक्टिव कॉलिजन्स नहीं कर पाते, उन्हें एक्टिवेशन एनर्जी की नीड होती है। और गिवन टेम्परेचर पर बहुत ही कम ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं नेचुरली जो इफेक्टिव होते हैं, जो प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो देखिए, टोटल जो मॉलिक्यूल्स हमने लिया है उसका ये फ्रैक्शन इफेक्टिव है, तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं कि दिस फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स। इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स का मतलब हो गया भाई कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो प्रोडक्ट बना सकते हैं, इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स। बात समझ गए? इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इनको हम एफ से या फिर के बाई ए से डिनोट करते हैं, एफ और के बाई ए। और इसे कहते क्या हैं? इसे कहते हैं बोल्ट्जमैन फैक्टर। क्या कहते हैं भाई? बोल्ट्जमैन फैक्टर। यहां तक बात समझ गए? अब जरा सोचिए कि बोल्ट्जमैन फैक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है? इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स को। अब एक पर्टिकुलर कंडीशन में, एक पर्टिकुलर रिएक्शन के केस में जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव होंगे, उस रिएक्शन में पर सेकेंड इफेक्टिव कॉलिजन्स उतना अधिक होगा, यानी रिएक्शन की रेट उतनी ज्यादा होगी, उतना प्रोडक्ट पर सेकेंड ज्यादा बनेंगे। समझ में आ रही है ना बात हमारी? तो हम यहां क्या कह सकते हैं भाई? कह सकते हैं ना कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी? बोल्ट्जमैन फैक्टर के। बात समझ गए? यानी एफ के। क्लियर हो गई बात? और बेटा आप ये भी पढ़ चुके हो, ठीक है क्या, कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के होती है, यानी रेट कांस्टेंट के। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल्ट्जमैन फैक्टर एफ। और बोल्ट्जमैन फैक्टर जो होता है भाई, ये क्या होता है? ई पावर ई ए अपॉन आर टी। समझ पाए ना? इसका न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या है बोल्ट्जमैन फैक्टर का? ई पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? माइनस ई ए, ठीक है, अपॉन आर टी। ये बात क्लियर हो गई? समझ पाए? अब जरा देखो, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई, यहां पर लिख दे रहा हूं, देखो ये नोट कर लिया होगा, तो इसको मिटा दें भाई, मिटा दूं, ठीक है। तो ये देखिए, इसको हम यहां पर लिख दे रहे हैं, समझना इस चीज को। अब रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के है, तो हम ऐसे लिख दें, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दें तो एक कांस्टेंट आता है जिसे ए से लिखते हैं। क्लियर हो रही है हमारी बात? और ये हमें एक इक्वेशन मिल गई, इसे हम कहते हैं अर्हेनियस इक्वेशन। क्या नाम है इसका भाई? अर्हेनियस इक्वेशन। इसी इक्वेशन की मदद से हम लोग ये पढ़ेंगे कि टेम्परेचर के साथ के किस तरीके से वेरी करता है, चेंज होता है। क्लियर हुआ? तो यहां पर बेटा देखो, T क्या है? वही टेम्परेचर है। समझ गए ना? टेम्परेचर किस में? केल्विन में। R यहां पर क्या है? R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्लियर हो रही है बात? अब जानते हो कि R की कई वैल्यूज होती हैं, ठीक है, R की कई वैल्यूज होती हैं। इनमें से अगर प्रेशर का टर्म है, मान लीजिए गैसियस रिएक्शन है, प्रेशर का मामला है, ठीक है, तो जरूरत पड़ने पर हम 0.0821 यूज करते थे, लेकिन यहां एनर्जी से रिलेटेड मामला है, तो जो वैल्यू है R की, वो आप क्या यूज करोगे? 8.314 जूल पर केल्विन मोल, या फिर आप क्या यूज करोगे इसकी जगह पर? ठीक है, ये 2 कैलोरी पर केल्विन मोल। अब क्या यूज करेंगे वो क्वेश्चन के डेटा पर, नेचर पर डिपेंड होगा। यहां तक बात समझ में आ गई? तो भाई देखो,
ये नोट कर लिया होगा या इधर हम लिख देते हैं, समझ लो। ठीक है, तो आर क्लियर हो गया। अब जरा देखिए भाई, ई क्या है? एक्सपोनेंशियल फैक्टर है भाई। ई क्या है? ई है एक्सपोनेंशियल फैक्टर। बात समझ गए? ठीक है। ई ये क्या है? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, क्या है? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहिए या एक्टिवेशन एनर्जी कह दीजिए, एक ही बात है। ए क्या है यहां पर? ए को कहते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, एक्सपोनेंशियल फैक्टर, या इसको कहते हैं अर्हेनियस कांस्टेंट, अर्हेनियस फैक्टर, अर्हेनियस कांस्टेंट। ठीक है ना भाई? कांस्टेंट या फैक्टर दोनों टर्म लिख दिए जाते हैं, बस एक पर्टिकुलर कंडीशन में कांस्टेंट है। क्लियर? के आपको पता ही है क्या है? रेट कांस्टेंट है। ये बातें समझ में आ रही भाई? यहां पर एक बार क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया था, ठीक है, क्या कि ई और ए को क्या कहते हैं? तो आप ये ध्यान रखें, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और अर्हेनियस कांस्टेंट को हम कलेक्टिवली अर्हेनियस पैरामीटर कहते, अर्हेनियस पैरामीटर्स। बात समझ पाए? कंफर्म हुए? तो ये हमारी इक्वेशन। अब यहां पर एक बात हम आपको और बताते चलें, ठीक है, याद रखना कि देखिए, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा? एनर्जी जो हम सप्लाई कर रहे हैं उसकी अमाउंट बढ़ेगी। तो कंफर्म है, जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम है, ठीक है, इफेक्टिव कोलिजन नहीं कर पा रहे हैं, इनकी मेजॉरिटी ज्यादा है। तो जितनी एनर्जी हम देंगे उसमें उसका ग्रेटर फ्रैक्शन यानी गिवन एनर्जी का मेजर पार्ट उन मॉलिक्यूल्स को मिलेगा। ठीक है, मिलेगा इनको भी जो अनइफेक्टिव कर रहे हैं, मिलेगा इनको भी जो इफेक्टिव कर रहे हैं, लेकिन इनकी नंबर बहुत कम है और इनकी नंबर रिलेटिवली बहुत ज्यादा है। तो गिवन टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएं तो गिवन एनर्जी का मेजर पार्ट उन मॉलिक्यूल्स को मिलेगा जो अनइफेक्टिव कोलिजन कर रहे थे। अब एनर्जी मिलने से इसमें से भी कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी एनर्जी बढ़कर, ठीक है, रिक्वायर्ड वैल्यू के इक्वल या ग्रेटर हो जाएगी, यानी वो भी इफेक्टिव कोलिजन करने लगेंगे। तो जरा देखिए ऐसे में क्या होगा कि इधर जो नंबर थी वो कम होगी, तो जो कर्व की हाइट है वो पहले से कुछ कम हो जाएगी भाई। और इफेक्टिव कोलिजन्स, ये थोड़ा सा और सिस्टमेटिक कर लो भाई, ठीक है, ये बात समझ गए ना? तो अब इफेक्टिव पार्टिकल्स की नंबर बढ़ गई, ठीक है, लेकिन अब जो अनइफेक्टिव पार्टिकल्स की नंबर थी वो कम हो गई पहले से। तो ये है टेम्परेचर T2। यहां ध्यान रखें, T2 क्या है? ग्रेटर देन T1। तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स की नंबर बढ़ जाने के कारण प्रोडक्ट फॉर्मेशन रेट बढ़ जाएगी। समझ गए ना? कोई टेंशन अब इसमें? तो ठीक है, अब इसी बात को अगर आप चाहें तो यहां से भी तो समझ सकते हैं ना भाई। कैसे? जरा देखिए, आप ऐसे लिख लो, K इज इक्वल टू ए ई पावर क्या है? ई ए अपॉन आर टी। अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? ये जो टर्म है ये ई ए अपॉन आर टी, ये टर्म घटेगा, लेकिन यहां माइनस पावर होने के नाते ये पूरा टर्म बढ़ेगा भाई। समझ में आ रही है हमारी बात? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो EA अपॉन RT की केवल बात करें तो ये रिड्यूस होगा, मैग्नीट्यूड घटेगा, लेकिन यहां देखिए माइनस पावर में ये लगा है तो ये पूरा टर्म बढ़ेगा, जिसके कारण K की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक, यानी टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा? K भी इंक्रीज होगा। ठीक है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी? इंक्रीज होगी, यानी बढ़ेगी। बात यहां तक समझ में आ गई? कंफर्म हो गए?
क्लियर? ठीक है, तो इसे जल्दी से नोट करें तो आगे की बात इसके हम आपको ब्रीफ कर दें। हो गया? मतलब समझा दें भाई, मिटा दूं? वेरी गुड। तो देखो बेटा, अब हम ये समझ लेते हैं कि जो अर्हेनियस की इक्वेशन है, ठीक है, अगर सेम रिएक्शन को हम दो डिफरेंट टेम्परेचर पर, ठीक है, ट्रीट करें तो क्या रिजल्ट आएगा और किस तरीके से यहां पर रेट कांस्टेंट चेंज होगा, हम उसको कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये चीज हम जान लेते हैं। तो आइए भाई इस पॉइंट को हम फर्दर यहां पर समझ लेते, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन हमारी क्या है, k इज इक्वल टू ए ई पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो चलिए लॉग ले लेते हैं बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। तो बेटा देखो नेचुरल लॉग का मतलब क्या होता है, ln। अब ln का मतलब क्या है, लॉग बेस ई। तो चाहे लॉग बेस ई लिखें या ln लिखें, बात एक ही है, नेचुरल लॉग की ही बात हो रही है। तो यहां पर देखो भाई हमने लिखा ln k इज इक्वल टू ln a और माइनस क्या लिख दूं भाई, जल्दी बोलो। तो ln ये हुआ e पावर ई ए अपॉन आर टी। बात समझ गए? ठीक है, कोई दिक्कत? दोनों सेम चीज है। चलो अगला टर्म इसमें लिख देते हैं, कोई दिक्कत? तो ऐसे लिख सकते हैं, एक ही बात है, लॉग बेस ई k इज इक्वल टू लॉग बेस ई पर a लिख दिया माइनस। अब जरा हम सिंप्लीफाई कर लें, ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई यहां पर, ये देखिए भाई थोड़ा करेक्ट कर लेना, ये a इंटू है, तो जब इंटू होता है तो लॉग लेने पे प्लस हो जाता है, अब ये प्लस है। अब अगर हम इसको ऐसे लिखें, देखो हमें पता है लॉग m पावर n को क्या लिख सकते हैं, n log m। तो यहां पे ये माइनस में है, इधर आएगा तो माइनस प्लस माइनस हो गया भाई, तो माइनस ई ए अपॉन आर टी लॉग बेस ई पर क्या रह गया, ई। तो लॉग बेस ई पर ई की वैल्यू क्या होती है भाई, 1। ये किसके इक्वल हो गया, 1 के। तो अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस ई पर k इज इक्वल टू लॉग बेस ई पर a माइनस ई ए अपॉन आर टी। क्लियर? अब आर टी है तो इसको ऐसे लिख दूं 1 बाई टी, कोई दिक्कत? ये इक्वेशन बन गई हमारी। अब इस पर ग्राफिकल रिलेशन पूछ लिया जाता है भाई। ग्राफिकल कैसे कैसे, देखो इसको हम y एक्सिस पर लें और 1 बाई टी को, ये ध्यान रखना, पूरे 1 बाई टी को एज सिंगल क्वांटिटी मान लो, यानी x इज इक्वल टू 1 बाई टी। ये बात समझ गए ना? तो यहां पर इसको x एक्सिस पर ले लें तो ये माइनस ई ए अपॉन आर क्या हो गया हमारा, स्लोप यानी m, और log a क्या हो गया भाई, बोलो, log a हमारा क्या हो गया, ये log a हो गया इंटरसेप्ट c। तो रिलेशन क्या आया, ये देखिए यहां पर 1 बाई टी हमने लिया है, ठीक है, और ये क्या है भाई, log मतलब ln, समझ गए ना, k। अब स्लोप नेगेटिव है तो यू जाएगा, ठीक है, तो भाई ये देखिए ये हमारा स्लोप हुआ। अब ये क्या बन गया भाई, ln a यानी log बेस e पर a, और आप जानते हो कि स्लोप, ठीक है, क्या बना हमारा भाई, तो स्लोप हो गया tan थीटा इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर। कोई दिक्कत? अब थीटा क्या है भाई, ये देखिए पॉजिटिव एक्स वैल्यू यहां पे लेंगे ना, ये थीटा। कोई दिक्कत किसी तरीके की, समझ पाए? अब देखो बेटा इसको, ये इक्वेशन है हमारी, अगर हम इसे बेस 10 पर लाना चाहते हैं तो क्या करें, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दें भाई। तो देखो क्या लिख देंगे, 2.303 लॉग बेस 10 पर k इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10 पर a हो गया भाई, ठीक है, और माइनस ई ए अपॉन आर टी, ई ए
अपॉन RT। क्लियर? ये चीज समझ पाए ना? इसको हमने बेस 10 में कर दिया। अब इसको 2.303 से डिवाइड कर दें तो क्या बचा? log बेस 10 पर k है, इधर log बेस 10 पर a हो गया, माइनस अब ये हो गया देखो EA अपॉन 2.303 RT हो गया। समझ गए? अब यहां पर देखो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 1/t। अब अगर इसके लिए हम ग्राफिकल रिलेशन बनाते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, बस केवल क्या होगा, यहां पर log बेस 10 पर k हो जाएगा, ये 1/t रहेगा, ये हो जाएगा log बेस 10 पर a, और स्लोप में ये क्या हो जाएगा EA अपॉन, ठीक है, 2.303 R हो जाएगा। समझ गए ना भाई? ये तो बना लिया होगा, तो अब इसी को हम चेंज कर दें। देखो log बेस 10 पर, और ये हो गया आपका log बेस 10 पर a हो गया, और स्लोप यहां पर ये हो गया 2.303 R। ये बात क्लियर हो गई? समझ गए ना? कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहां पर ये पॉइंट क्लियर हो गई होगी आपको, तो जल्दी से इसे नोट कर लें, तो इसका हम आपको एक और बेहतर एप्लीकेशन बताएं। जल्दी से नोट कर लें भाई, नोट करें। हो गया? ठीक है, तो मिटा दिया जाए। लो भाई, अब जरा देखो, अगर टू डिफरेंट टेम्परेचर पर हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो देखिए भाई कैसे निकालेंगे। तो एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स, ठीक है, एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स, मान लो ये टेम्परेचर क्या है भाई T1 एंड T2, और ये ले लो T2 ग्रेटर देन क्या है T1। ठीक है, तो ln K1 इज इक्वल टू ln A। भाई ये तो आप समझते हो ना कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, ठीक है, A कांस्टेंट है, तो ये ln A ही रह जाएगा। ये बात समझ पाए? माइनस EA अपॉन R, और ये कर दिया T1, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब T2 टेम्परेचर पर ln K2 ln A माइनस EA अपॉन R T2, ये सेकेंड। अब जरा फर्स्ट में से सेकेंड को सब्सट्रैक्ट कर दो, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन 2 कर दिया भाई हमने, सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो अब देखो ln K1 माइनस ln K2 होगा, तो इसको हम ln ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई, ln K1 अपॉन K2। बोलो कोई दिक्कत? ln K1 माइनस ln K2 को ln K1 अपॉन K2 लिख सकते हैं ना? ये कैंसिल हो गया, माइनस EA अपॉन R, ये कॉमन हो जाएगा, तो यहां पर हम क्या लिख दें? डायरेक्ट लिखूं T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। क्लियर? तो ये टू डिफरेंट टेम्परेचर पर रिलेशन मिल गया। ठीक है, यानी अगर मान लो T1 पर आपको K1 की वैल्यू गिवन है, EA दिया है, ठीक, R तो पता ही है, और T2 देकर K2 की वैल्यू पूछे तो सॉल्व कर सकते हैं। अब इसे अगर हम log बेस 10 पर लिखें भाई, तो ये हो गया, या इसको ऐसे भी कर दो, ठीक है, ध्यान से समझो जरा, ln K2 अपॉन K1 कर दें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, EA अपॉन R, ठीक है, और बाकी वही T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ठीक है, अब अगर हम log बेस 10 पर लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? log बेस 10 पर K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R हो गया, बाकी चीजें वही रहेंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए ना भाई? कंफर्म हो गए? कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है यहां तक? तो जल्दी से इसे नोट कर लें भाई, नोट कर लें, तो कुछ पॉइंट और हम बता दें इसमें। हो गया ये? ठीक है, तो देखो
अब इसमें हम बेटा क्या कर सकते हैं, आइए बेसिक इक्वेशन पर एक बार फिर आते हैं और यहां से कुछ चीजें समझ लें। देखिए क्वेश्चन पूछा गया आपसे, क्या पूछा गया कि अगर t इंफिनिटी हो तो बताइए, ठीक है क्या होगा। अब बहुत अच्छी बात है, देखो ये t अगर इंफिनिटी रखा तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया, तो अगर ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा, देन k इज इक्वल टू ए। इसका मतलब a क्या है, a है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, अर्हेनियस फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। मतलब इसका ये हुआ, ठीक है, कि इंफिनिटी टेम्परेचर पर जो रेट कांस्टेंट है वो a के इक्वल हो गया। अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली इसको समझे तो a रिप्रेजेंट्स किसको करता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी है ये, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड कितने कोलिजन्स हो रहे हैं, अब उसमें इफेक्टिव अनइफेक्टिव दोनों काउंट होते हैं। तो अगर टेम्परेचर इंफिनिटी कर दिया गया, इसका मतलब ये हो गया कि हर कोलिजन, यानी अब कोई कोलिजन अनइफेक्टिव रहा ही नहीं, सब इफेक्टिव हो गए, हर कोलिजन प्रोडक्ट बनाएगा, समझ गए ना, यानी बहुत ज्यादा रेट कांस्टेंट यानी रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर, कोई दिक्कत, वेरी गुड, समझ गए ना भाई, भूले तो नहीं, अभी पीछे सब बताए हैं। अगर इतना जल्दी भूल जाओगे टकराने वाला मामला तो क्या होगा भाई, हैं? पता चला टकराए, हैं? एक तो जो है फील नहीं आई, अनइफेक्टिव हो गए, हैं? और कुछ हासिल तो होगा नहीं फिर, ठीक है, फिर क्या होगा कि मजनू बने घूमोगे, बुरा मत मानना भाई, मान लिया नहीं भाई, कुछ हासिल नहीं होगा तो फिर क्या होगा, यही गाते फिरोगे। लास्ट में वो आए मेरी कब्र पर सजदे करके चले गए, वो आए मेरी कब्र पर सजदे करके चले गए, खुदा का शुक्र है इसी बहाने उनके दर्शन हो गए। तो अब देखो यहां पर क्या होगा भाई, अगर हम एक और बात यहां पर समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या समझा हमने कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो रेट कांस्टेंट यानी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही है। लेकिन भाई कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो फिलहाल हमारे सिलेबस की रेंज से बाहर हैं, फिर भी मैं एक लिख दे रहा हूं, देखो, ठीक है, लिख दूं भाई। जैसे एक रिएक्शन हम ले लें, नाइट्रिक ऑक्साइड का नाम सुना होगा, NO, जिसे हम लॉफिंग गैस भी कहते हैं। अगर इसका हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएं, ठीक है, NO प्लस O2, प्रोडक्ट है NO2, बैलेंस कर लो चाहो तो, ऐसे कोई जरूरत है नहीं हमें, ठीक है। तो अब अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो फॉर दिस रिएक्शन अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यहां पर बेटा रेट कांस्टेंट कम होता है। अब क्यों और कैसे उस डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमें उसकी ऐसी कोई जरूरत है नहीं भाई। इसी तरीके से आप ये देख लो कि अगर हम बात करें EA की, तो एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है ये ऑलवेज पॉजिटिव होती है भाई, क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है, समझ गए ना। मतलब ऑलवेज पॉजिटिव होने का क्या मतलब हुआ भाई, जीरो से बड़ी, यानी ये जीरो नहीं होती तो नेगेटिव का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ये वो एनर्जी है जिसको देने से एक मॉलिक्यूल इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है, दी गई एनर्जी पॉजिटिव ही होगी भाई। लेकिन इसका भी एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, ये याद रखें कि फ्री रेडिकल टू फ्री रेडिकल रिएक्शंस, ठीक है, बट फ्री रेडिकल टू फ्री रेडिकल रिएक्शंस के लिए, बट यहां पर थोड़ा सा सिस्टमेटिक कर दें, ये फॉर लगा दिया बट इधर कर दिया, बट फॉर फ्री रेडिकल टू फ्री रेडिकल रिएक्शन EA इज इक्वल टू जीरो, एक्टिवेशन एनर्जी जीरो होती है भाई, समझ गए ना। ये याद रखो, जैसे आपने लिया Cl फ्री रेडिकल, अब ये बनाया Cl2, इस रिएक्शन की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जीरो है, और अगर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जीरो है, यहां से देखो भाई, तो ये पूरा टर्म फिर जीरो हो गया, और यहां पर हम क्या कहेंगे, अगेन K इज इक्वल टू A, यानी हर तक
टक्कर, हर कोलिजन क्या देगा, प्रोडक्ट देगा। समझ पा रहे हैं ना हमारी बात, क्लियर हो गई? तो जल्दी से नोट कर लें अर्हेनियस फैक्टर को। फिर हम बात करें अप्रोक्सीमेट फैक्टर को। बेटा कौन सा फैक्टर, अप्रोक्सीमेट फैक्टर, ठीक है? तो नोट कर लिया, मिटा दिया जाए इसे, वेरी गुड। तो आइए देखते हैं अप्रोक्सीमेट फैक्टर क्या है। नाम ही अप्रोक्सीमेट है तो ये एक्यूरेट वैल्यू तो देगा नहीं, फिर भी कई बार छोटे छोटे क्वेश्चंस इस पर बन जाते हैं, ठीक है? ये क्या है देख लो, जल्दी इसको कवर कर लिया जाएगा 4-5 मिनट में, ठीक है? तो देखो भाई, लेस एक्यूरेट फैक्टर क्या नाम दिया था हमने, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स, ठीक है? इसे म्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं भाई, म्यू से। ये है क्या एक्चुअली, इसको ऐसे समझो, ये देखा गया, ठीक है? थोड़ा सा एक व्यू आपको बताएं कि जैसे हम ले लें टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और एक टेम्परेचर हमने ले लिया 35 डिग्री सेल्सियस। तो ये कहा गया कि जो रिएक्शंस हैं, अगर इनका टेम्परेचर हम 10 डिग्री से बढ़ाएं तो जो इनकी रेट है वो इनिशियल का 2 टाइम्स या 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाती है। वैसे मोस्ट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो नियरली 2 टाइम्स कहा जाता है, बहुत रेयरली ऐसे हैं, या जब स्पेशली कहा जाए तब 3 टाइम्स लेते हैं, अदरवाइज 2 टाइम्स, ठीक है? तो मान लो कि 25 पर रेट कितनी थी, R1, तो अब 10 डिग्री बढ़ा दिया तो रेट कितनी हो गई, नियरली 2 टाइम्स, ठीक? और सम केसेस में ये कितनी हो जाएगी, इनिशियल का 3 टाइम्स। लेकिन ये रेयर केस है, या तब यूज करते हैं जब क्वेश्चन की डिमांड करे। अगर डिमांड ऐसा नहीं करता तो हमेशा नियरली 2 टाइम लेकर ही सॉल्व करते हैं, ठीक है? ये चीज समझ पाए ना, कोई दिक्कत? तो यहां पर देखो भाई, हम क्या लिख सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसके बारे में? तो हम कह सकते हैं, देखिए कि इट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट्स एट टू डिफरेंट टेम्परेचर पॉइंट्स, 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स, ऐसे इतने से समझ लेना भाई। ये देखो मैं TEMP लिख देता हूं, इसका मतलब टेम्परेचर से है, समझ पा रहे हैं ना? 2 डिफरेंट टेम्परेचर, यहां पर डिफरिंग बाई, ठीक है, डिफरिंग बाई 10 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो रही बात? तो अब इसको हम कैसे लिख दें भाई, जरा देखना यहां पर कि म्यू इज इक्वल टू क्या लिखूं। मान लो एक टेम्परेचर है KT, एक टेम्परेचर T पर, ध्यान से समझें, सॉरी, टेम्परेचर T पर रेट कांस्टेंट कितना है, K, तो ये हो गया KT, यानी रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T। अब दूसरा हमने लेना है कितना, ये KT है और KT में +10 करना है। तो ये ध्यान समझ रहे हैं ना? अब इसको गलत तरीके से मत लिखना, ये T+10 है, यानी जो टेम्परेचर था इनिशियली उसमें 10 डिग्री प्लस कर दिया, ठीक? अब कहा गया कि ये कितना, ऑलमोस्ट 2 टाइम, नियरली 2 टाइम्स हो गया। ये बात समझ में आ रही है भाई? कोई कंफ्यूजन इसमें किसी तरीके का? ठीक है, तो डेफिनेशन लैंग्वेज तो इसकी बना लेंगे, समझ पाए कि नहीं समझ पाए हैं? तो ऐसे मैं लिख दूं कि 10 रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, दोनों टर्म ले सकते हो, बिकम्स नियरली, ठीक है, 2 टाइम्स। अब ये भी ध्यान रखो कि रेयरली 3 टाइम्स भी हो सकता है, तो यहां पर हम लिख देते हैं कि और 3 टाइम्स बट रेयरली,
ठीक है भाई, नियरली 2 टाइम्स, ठीक है, फॉर पर 10 डिग्री, ठीक है। समझ पा रहे हो इस बात को कि नहीं समझ पा रहे हो भाई? एक बार अभी समझाया था कंसेप्ट, उसको ध्यान से आप देखें यहां पर, ठीक है। हमने क्या लिखा भाई यहां पर कि बिकम्स नियरली 2 टाइम्स और 3 टाइम्स बट रेयरली फॉर पर 10 डिग्री, एक मिनट इसको थोड़ा करेक्ट कर लें, राइज इन टेम्परेचर, पर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। क्लियर हो गई बात? समझ पाए ना? तो देखिए भाई, ये था टेम्परेचर का इफेक्ट, ठीक है, रेट और रेट कांस्टेंट पर हमने समझा इस चीज को। अब इससे रिलेटेड बड़े ही खूबसूरत से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।